हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 2। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिए, नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो लेक्चर नंबर 1 अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे सर के ऊपर एक आई बटन मिलेगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें भी समझाऊंगा कि जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम होता है। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी का काम कैसे किया जाता है, जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल होती है, जीएसटी डिपॉजिट कैसे किया जाता है, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी लाइफ के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जब आप समझेंगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और आप हर चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप पाएंगे ये सब्जेक्ट तो बड़ा ही सिंपल स्वीट सा सब्जेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर चुके हैं। आइए जल्दी से मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, जल्दी जल्दी आप रिप्लाई जरूर करते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे तक आपकी बात पहुंचे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना आंसर देते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने का ख्वाब लिया था, यानी एक फैक्ट्री सेटअप करने का आइडिया उनके माइंड में आया था। उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था, उसको हम अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर, याद रखना है। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसा बिजनेस को दिया था, बिजनेस में लगाया था, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था अकाउंट्स के अंदर कि जो कहता था बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। क्या नाम था उस कॉन्सेप्ट का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद रखना है। सर आप जो बार बार बोल रहे हो याद रखना है, क्या ये हमारी थ्योरी में भी लिखा हुआ है? बिल्कुल, इसीलिए बोल रहा हूं याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने यहां पे कुछ लेन देन किए थे, यानी हमने का मतलब हो रहा है यहां पे बिजनेस ने कुछ लेन देन किए थे, उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद बात आती है, यहां पे 2 पर्सन अपॉइंट किए गए थे, एक तो मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स क्यों अपॉइंट किया गया था, अगर जो प्रोप्राइटर है यानी मिस्टर रोहित है, अगर वो चाहें तो खुद भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं बिजनेस को खुद मैनेज करूं तो वो खुद मैनेज कर सकते हैं, अगर उनके पास स्किल है। लेकिन अगर मान लो मिस्टर रोहित को लगता है कि भाई मैं मैनेज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पैसे लगा सकता हूं, तो वो एक पढ़े लिखे पर्सन को, यानी जिसको मैनेजमेंट की समझ हो, जिसने एमबीए किया हो या जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो किसी बिजनेस को मैनेज करने का, उसको अपने यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, जॉब पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर रोहित ने, जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, उन्होंने मिस्टर एक्स को यहाँ पे अपॉइंट किया। एक्स को क्या काम दिया गया, क्या काम था मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का काम इतना था कि उसको बिजनेस के जो भी डिसीजन है खुद ही लेने हैं, मतलब उसको बिजनेस को मैनेज करना है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पर्सन जो अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई को क्या काम दिया गया, मिस्टर वाई को काम दिया गया कि भाई आप बिजनेस के सभी लेन देन को अकाउंट्स की भाषा में, आई रिपीट, अकाउंट्स की भाषा में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पे बिजनेस को सबसे पहले क्या मिला, कैपिटल, यानी कुछ पैसा अपने मालिक से मिला, पहला ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा, बिजनेस ने आगे यहाँ पे क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर रोहित का सपना है कि मैं एक फैक्ट्री सेटअप करूं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, कोई जगह तो चाहिए ना, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी गई। हमें मशीनरी चाहिए, मशीनें चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मशीनें परचेज की गई। फिर कुछ लैपटॉप हो सकता है, भाई हमें लैपटॉप की ज़रूरत भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है या कुछ भी करना है XYZ, तो हमें लैपटॉप की ज़रूरत हो सकती है, तो लैपटॉप खरीदा गया। सर इसके अलावा और चीज़ें नहीं खरीद सकते, अरे बिल्कुल खरीद सकते हो, जो आपको मन करे वो खरीद सकते हो, जिससे आपका बिजनेस बढ़े आप वो खरीद सकते हो। ये थोड़ा ना कि यही चीज़ें खरीद सकते हैं, जिसकी भी आपको ज़रूरत है वो आप खरीद सकते हो। तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, परचेज ऑफिस फर्नीचर, यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर भी खरीदा गया। फिर उसके बाद हमने कुछ बात ये की थी कि यहाँ पर
हमने एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट की थी, बैलेंस शीट बनाई थी, और बैलेंस शीट में मैंने आपको दो बातें समझाई थी, एसेट्स और लायबिलिटीज। आई रिपीट अगेन, एसेट्स और लायबिलिटीज। सर एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स देखिए आप ये समझिए, अभी तो ये समझ लीजिए कुछ टाइम के लिए कि एसेट्स को देखकर हमें हमेशा अच्छा लगेगा। अगर किसी चीज़ को देख के हमेशा अच्छा लगे तो भैया एसेट है आपका, और किसी चीज़ को देख के ऐसा आपको लगे कि टेंशन हो रही है, मन नहीं कर रहा, ठीक है, मन नहीं कर रहा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपकी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपके पास बिजनेस के अंदर 10 गाड़ियां हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास एसेट है, संपत्ति है। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे पास मशीनें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें किसी से पैसा लेना है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हमारे पास कैश है बिजनेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड, जो कुछ पैसा हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है बिजनेस के नाम से, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बिजनेस का करंट अकाउंट खोला जाता है। हम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस के नाम पे खुलता है, ठीक है सर। तो बिजनेस का एक खाता खोला हुआ है जिसमें हमारे 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सर बहुत ही गजब, मजा आ गया, एसेट है। अब एग्जाम्पल समझो लायबिलिटीज का। बिजनेस ने अगर किसी को पैसा देना है, लौटाना है, उसने उधार लिया था पहले, तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। टेंशन हो रही है ना, अगर हमें किसी को पैसा देना पड़ जाए तो हमें हमेशा टेंशन होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ी जो लायबिलिटी बिजनेस की होती है वो होती है जो मालिक से पैसा उधार लिया है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। उसके अलावा किसी और से पैसा लिया है, जैसे बैंक से लोन लिया, वो भी एक लायबिलिटी है जो कि अभी लौटाना है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा पिछले 4 महीने से, तो 4 महीने तक हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन बिल नहीं भरा, तो हमें भरना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो भी हमारी क्या है? लायबिलिटी। हमने किसी फ्रेंड से कुछ उधार लिया था पैसा, तो हमें वो लौटाना है, तो वो भी हमारी क्या है? लायबिलिटीज। तो आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हालांकि एसेट्स और लायबिलिटी पे आगे बहुत बार डिस्कशन होने वाला है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे माइंड में कुछ बातें हमें कम समझ में आए। कोई बात नहीं भाई, अभी ये सेकंड लेक्चर है, अभी धीरे 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 आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, इस बात का वादा है। आओ जरा, तो चलिए जरा अब हम आगे चलते हैं। यहां पर मैंने पहले से थोड़ा सा काम किया हुआ है ताकि ये वीडियो लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम समझा पाएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कैपिटल का मतलब समझा था, अब यहाँ पे समझेंगे ड्राइंग्स का मतलब क्या है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ये बताता है बिजनेस अलग, बिजनेस का मालिक अलग। ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमने बीच में लाइन डाली हुई है, ये उसकी अपनी पर्सनल दुनिया है, जो मालिक है उसकी अपनी पर्सनल दुनिया है, और ये उसका बिजनेस है। इधर बिजनेस है, इधर उसका पर्सनल जो उसकी लाइफ है वो है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टर रोहित, हम मिस्टर रोहित ही ले रहे हैं प्रोपराइटर। मिस्टर रोहित को घर पे जरूरत है पैसों की, मतलब उसको बिग बाजार जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है। तो अब क्या है भाई, उसके पास पैसे मान लो नहीं है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो क्या वो बिजनेस से पैसे ले सकता है कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है भाई, उसी का बिजनेस है। तो अगर वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर के यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। सर क्या पैसे ही विड्रॉ कर सकता है, क्या और कुछ भी, यानी काइंड में भी क्या ड्राइंग हो सकती है? जी हाँ, काइंड में भी हो सकती है। मतलब ऐसा है कि मान लो आपने बिजनेस में बेचने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए एक टर्म यूज होता है गुड्स। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है बिजनेस में आगे बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए, और मालिक उसको विड्रॉ कर लेता है यानी घर ले जाता है। सर एक एग्जांपल देके समझाओ। एग्जांपल सुनो, मान लो हम लैपटॉप का काम करते हैं, लैपटॉप बेचने का काम करते हैं। हमारी लैपटॉप की एक शॉप है जिसमें डिफरेंट टाइप के लैपटॉप्स हैं। तो अब क्या है यहाँ पर कि मान लो एक लैपटॉप जो मिस्टर रोहित को पसंद आ गया और वो उसको बिजनेस से घर लेके जा रहा है, तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं, ड्राइंग्स जरूरी नहीं है कि कैश में हो, ड्राइंग काइंड में भी हो सकती है।
कोई प्रोडक्ट भी लेकर वो घर जा सकता है। क्लियर है। और लैपटॉप की जो मान लो वैल्यू है 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये की क्या हुई, ड्राइंग्स हुई। सर इसमें एक और बात पूछनी है, पूछो। लैपटॉप की जो सेल प्राइस था वो 45,000 था, लैपटॉप का जो कॉस्ट प्राइस था वो 40,000 था, तो ड्राइंग्स कितने की माने? जो मालिक विड्रॉ करके लेके जा रहा है गुड्स, हमेशा उसको कॉस्ट पे लेना है आपको, यानी ड्राइंग्स उस केस में कितनी मानी जाएगी, 40,000, क्योंकि लैपटॉप की जो कॉस्ट हमें आई थी वो 40,000 है। क्लियर है? ठीक है सर, हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स, यहाँ पर आपको 3 या 4 अकाउंटिंग टर्म समझ में आने वाली है। चलिए तो मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। एक पर्सन ये है और एक और हम दूसरे पे भी इसी तरह का बॉक्स बना देते हैं। चलिए ये हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है। सर प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं हम क्या बेच रहे हैं। लो भाई देख लो, और बड़ा करके दिखाऊं? हाँ चलिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन पर्सन से, एग्जाम्पल पहले मैं ले रहा हूं, देखिए 2 तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं। एक तो वो जो पीछे से फिनिश गुड खरीदते हैं, कुछ मार्जिन ऐड करते हैं और आगे सेल कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर। सेकेंड टाइप के जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अपनी फैक्ट्री में फिनिश गुड रेडी करते हैं और आगे सेल आउट करते हैं। तो 2 तरह के हुए। अब हम यहाँ पे, हाँ एक सर्विस प्रोवाइडर भी है, कंफ्यूज मत होना, एक सर्विस प्रोवाइडर भी है जो सर्विस देते हैं, यानी सर्विस देने का उनका बिजनेस है। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप समझना चाहें तो 3 तरह के लोग हो गए, कुछ सर्विस देने वाले, कुछ गुड्स रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश गुड में रेडी करते हैं और आगे बेचते हैं, और तीसरे कौन से हो गए, ट्रेडर। ट्रेडर मतलब पीछे से फिनिश गुड खरीदते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं और आगे सेल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडर की। चलिए तो ट्रेडर में यहाँ पे जो गुड्स हमारे पास पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है इन द सेंस कि कुछ लोग हमें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सप्लायर। क्या बोलते हैं, सप्लायर। हम उनको कुछ टाइम अपने यहाँ पे गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम आगे जाके उसको सेल करते हैं। जिन लोगों को हम सेल करते हैं उनको बोला जाता है कस्टमर्स। ये नॉर्मल टर्म्स है, कोई अकाउंटिंग टर्म्स की बात नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल भी ऐसे यूज किया जाता है, सप्लायर और कस्टमर। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अगर मान लो इन पर्सन से जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने उनसे उधार गुड्स खरीदे हैं तो हम उनको नाम देते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, क्रेडिटर्स। और जिनको हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उनको उधार कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं डेटर्स। तो आपको यहां पे समझना है क्रेडिटर किसको बोला जाता है और डेटर किसको बोला जाता है। क्रेडिटर कौन है, हमारे सप्लायर ही हैं। अगर हमने उनसे उधार खरीदा है तो हम उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिट उधार, उधार जिनसे उधार खरीदा गया तो क्रेडिटर्स। और जिनको हम उधार बेचते हैं उनको बोलते हैं हम डेटर्स। क्लियर है? अब सुनो यहां पे, तो मैं यहां पे इस तरह से एक ट्रक बना देता हूं कि बिजनेस में यहां पे गुड्स आ रहे हैं। अच्छा सर आपने एक टर्म यूज की है गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स हम बोलते हैं जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाटर बोतल है, अगर मान लो मेरा काम है बोतल्स को खरीदता हूं मैं और आगे बेचता हूं, 20 रुपीज की खरीद के 30 रुपीज में बेचता हूं, तो ये मेरा गुड्स है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है माउस। अगर मेरा काम है इनको खरीदना, कुछ मान लो 300 रुपीज में खरीदता हूं और आगे 400 में बेचता हूं, तो ये भी मेरा क्या है, गुड्स। मतलब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या है, गुड्स है। तो हमने गुड्स खरीदे और जिन लोगों से खरीदे उनसे उधार खरीदे तो वो हमारे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। गुड्स परचेज्ड, चलो मैं परचेज नहीं लिख रहा, यहाँ पे गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस में आ गए। और फिर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उनको क्या रखा, स्टोर करके रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उनको एक गोडाउन में स्टोर करके रखा हुआ है। तो इनको क्या, इसका क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव स्टॉक। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉक।
नॉर्मली भी बोल देते हैं स्टॉक, तो आपने काफी बार सुना होगा कि भाई आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी आपके पास कितने गुड्स पड़े हुए हैं टोटल कंबाइंड। चलिए फिर उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे गुड्स सोल्ड। तो हमारा जो ट्रक है वो अब इधर इस तरफ जा रहा है, मतलब गुड्स बेचे जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, गुड्स सोल्ड। तो ये गुड्स खरीदे थे, यहां पे गुड्स खरीदे गए हैं और यहां पे गुड्स बेचे गए हैं। जिन लोगों को बेचे गए हैं हालांकि उनको बोला जाता है कस्टमर, लेकिन अगर उनको उधार बेचे जाएं तो उनको हम बोल देते हैं डेटर्स। क्या बोल देते हैं हम, डेटर्स। इसको याद रखना है। चलिए अब मैं आपसे क्लासिफिकेशन पूछता हूं। मैंने इससे पहले आपको समझाया था एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो आपको यहां पर भी वही लगाना है। आप मुझे बताइए क्रेडिटर्स को देख के आपको कैसा लग रहा है, क्रेडिटर्स को देख के क्या लगता है, टेंशन होती है या नहीं? अगर मान लो किसी को आपको पैसे देने हैं तो बताओ टेंशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज। क्या होगी, लायबिलिटीज। उसके बाद बात करेंगे डेटर्स की। डेटर्स को देख के बताओ ये क्या लग रहा है आपको, एसेट्स या लायबिलिटीज? डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। बताओ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? हमारे पास पैसे आएंगे तो कैसा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ एसेट्स। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर हमने गुड्स को यहां पे स्टोर करके रखा हुआ है जिसको हमने बोला स्टॉक। तो स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, एसेट या लायबिलिटी? सर एसेट बोलेंगे क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है हमारे पास इतने गुड्स रखे हुए हैं, एसेट बोलेंगे स्टॉक। चलिए तो हमने यहां पर कुछ टर्म्स, यहां पर भी हमने कुछ सीखी। फ्रेंड्स ये सभी अकाउंटिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है क्योंकि हमें एक चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। सर सीधा चैप्टर नंबर 5 पे आ गए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये कब कराओगे? फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये चैप्टर हमारे धीरे धीरे कवर होंगे और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इन चैप्टर्स में थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, और वो जो थ्योरी है वो आगे के जो चैप्टर्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9 इनके ऊपर डिपेंड है। मतलब जब आप इनको कर लोगे तो ये थ्योरी आपको ऑटोमेटिक समझना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप जैसा कराएंगे हम वैसा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। हमारे एग्जाम में ये 5 से 10 नंबर का कवर हो जाता है। कुछ स्कूलों में पूछा जाता है 5 नंबर का, कुछ स्कूलों में पूछ लिया जाता है 5 से लेके 10 नंबर का, मतलब इसके बीच में ही आएगा। तो कुल मिला के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आना है, तो इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। हमें लिखना वैसे चाहिए टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, यानी जो टोटल हमारे पास संपत्ति है, टोटल एसेट्स हैं, वो हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर है। ये एक इक्वेशन है। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ भी समझ लेते हैं। हालांकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इस बात को, फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे हैं भूल जाते हैं, नया सब्जेक्ट है, दोबारा से समझ लेते हैं। इधर आप देखेंगे लायबिलिटीज लिखा हुआ, बैलेंस शीट में क्या लिखा, लायबिलिटीज लिखा हुआ है, और एक दूसरी तरफ लिखा हुआ है एसेट्स। मतलब कहाँ से पैसा आया, ये कहाँ से पता लगेगा, लायबिलिटी साइड से, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये कैसे पता लगेगा, एसेट साइड से। आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्सेज से पैसा आया, यानी बिजनेस के पास 2 सोर्सेज से पैसा आया है। एक तो मालिक से पैसा आया 10 लाख रुपए, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा जो हमारे पास पैसा आया वो आया है बैंक से, यानी बैंक से लोन लिया है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हमारे पास जो टोटल पैसा आया 10 लाख मालिक से, 5 लाख बैंक से, तो हमारी टोटल लायबिलिटी हो गई 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस की हमारी टोटल लायबिलिटीज है। अब ये 15 लाख रुपए का हमने क्या किया है बिजनेस के अंदर, वो अगर हम देखना चाहें तो वो हमारा कहाँ से पता लगेगा, एसेट साइड से। यानी यहाँ पे आप देखोगे ये 15 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, 15 लाख रुपीस का ये हिसाब किताब है। हम हिसाब दे रहे हैं कि 15 लाख रुपीस में से कुछ हमारे पास कैश में रखा हुआ है, कुछ हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, कुछ अमाउंट का हमने मशीनरी खरीद लिया, कुछ अमाउंट के लैपटॉप परचेज कर लिया है, कुछ अमाउंट का फर्नीचर खरीद लिया है, कुछ अमाउंट हमारा बैंक में है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पैसा आया था हम उसका हिसाब दे रहे हैं। उस साइड को हम क्या बोलते हैं, जिस तरफ एप्लीकेशन बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम,
एसेट्स। ठीक है, चलिए, तो बात ये है हमारी लायबिलिटीज जो होंगी यानी टोटल लायबिलिटीज जो होंगी वो हमेशा ही टोटल एसेट्स के बराबर होंगी, सिंपल। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ओके, अब लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब बिजनेस को कुछ पैसा अपने मालिक का लौटाना है, वो है इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। और कुछ पैसा मालिक के अलावा किसी और का लौटाना होगा, जैसे यहाँ पे बैंक लोन था, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो दो तरह की हमारी लायबिलिटीज है। टोटल लायबिलिटी में दो पार्ट हो जाएंगे, कुछ कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी, कुछ बाहर वालों का पैसा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का यूज़ किया है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल ही कहते हैं। ओनर्स इक्विटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल ही कहते हैं। और लायबिलिटीज क्या है, इसका पूरा नाम है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी पूरा नाम क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी मालिक के अलावा हमें जो भी पैसा देना है, चाहे वो बैंक को देना हो या कोई एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें कोई खर्चा पे करना हो, या किसी से हमने गुड्स उधार खरीदे हो, जो कि बोला जाता है क्रेडिटर्स, वो सारी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती हैं। और जो मालिक ने पैसा दिया वो ओनर इक्विटी बोल दो या फिर कैपिटल बोल दो, बात एक ही है। हाँ, आपकी बुक में कई बार एक्सटर्नल लायबिलिटी को पूरा वर्ड ना यूज करके, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ना यूज करके सिर्फ लायबिलिटी बोला जाएगा, तो समझ जाना वो एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहा है, और जो मालिक को पैसे देने हैं उसको बोलेगा वो कैपिटल। क्लियर है? चलिए, तो ये हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होती हैं, जो कि हमने अभी समझा। अब हम धीरे धीरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यहाँ पे बातें अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सर, इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों रखा? आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक इक्वेशन बन रही है, एसेट्स प्लस एसेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल। तो चलिए, यहाँ पे धीरे धीरे आपको बातें और क्लियर होती जाएंगी। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप टेंशन मतलब, बस थोड़ा सा और काम बचा हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर, कौन सी बुक है? ये बुक है टीएस ग्रेवाल, लेटेस्ट एडिशन है, 2021 एडिशन है टीएस ग्रेवाल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हैं पेज नंबर 5.18 पर, पेज नंबर 5.18 पर, और यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, जिसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो जी, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से हम बातों को समझेंगे। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना होता है एग्जाम में, एसेट्स यहाँ पर आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कैपिटल्स, जिसको ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। ये क्या है, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, हालांकि हम उसको लायबिलिटीज ही बोल देते हैं। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे टोटल लायबिलिटी कितनी है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी को मिला के हमारी आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज। यहां पे हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर। कई स्कूलों में ऐसा होता है, यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शंस लिखनी होती है, तो आप अपने टीचर से बात करिएगा, सर हम या सर या मैडम जो भी हैं, कि हम यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन कॉपी पेस्ट करें क्वेश्चन से, या फिर हम सिर्फ नंबर लिख दें तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टीचर से इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट के बाद मैं इस बात को रिपीट कर दूंगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन है, देखो जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पर इन सब ट्रांजैक्शंस का
क्या इफेक्ट होगा। तो आप याद रखिएगा, आप लोग हैं अकाउंटेंट, आप लोग कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, और आपका काम क्या है, आपका काम है बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स की लैंग्वेज में। क्लियर है बात। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 मतलब बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, बिजनेस के पास कैश आया। चलो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, एसेट, कैश आना मतलब एसेट्स बढ़ गए। 45,000 रुपीज का कैश आया। अब सुनिएगा, यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमारा है डुअल एस्पेक्ट। वो कहता है कि भाई हर लेन देन के दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। मतलब ये कि अगर आपके पास यानी आपके बिजनेस में कुछ आया है, ध्यान से समझिएगा, आपके बिजनेस में अगर कुछ आया है तो आपकी तरफ से क्या हुआ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए कोई काम कर दे या हमें कोई गुड्स दे दे, कोई प्रोडक्ट हमें दे दे या सर्विस हमें दे दे और हम बदले में उसको कुछ भी ना दे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने आसपास भी देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि अगर मान लो आप कुछ सामान ले रहे हो तो बदले में आप उसको कुछ पे भी करोगे। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट है, दोनों तरफ से काम होता है। मतलब कि आपके तरफ क्या आया, यानी बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया कैश, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना है। कैश को देख के कैसा लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है, ये हमारा एसेट है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हमने कैश को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम दूसरा एस्पेक्ट जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमें मालिक को लौटाना है। ये कौन है, प्रोप्राइटर, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि उसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास बिजनेस क्या उसको साथ साथ कुछ लौटाएगा, नहीं अभी नहीं लौटाएगा। मालिक को बोलेगा कि भाई ये पैसे आपने मुझे दिए, मैं मुझे कुछ टाइम दो, मैं धीरे धीरे आपको लौटाऊंगा, साथ में मैं आपको प्रॉफिट भी इस पे कमा के दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने अभी नहीं लौटाया, हमें बाद में लौटाना पड़ेगा। जब हम कोई एक्शन यानी हमारे पास कुछ आया और हम उसको बदले कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, और इस लायबिलिटी का नाम क्या है, हमारा कैपिटल। तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। दोबारा से सुन लो, लायबिलिटीज पिक्चर में कब आएंगी, जब आपने किसी का बदला साथ के साथ नहीं उतारा तो लायबिलिटी का जन्म हो जाएगा। आपके फ्रेंड ने आपके लिए कुछ काम किया, आपने बदले में उसी टाइम उसके लिए कुछ कर दिया, कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने किसी से कोई सर्विस ली, आपने बदले में उसको कोई सर्विस दे दी या पैसे दे दिए, कोई लायबिलिटीज नहीं है। आपने किसी से प्रोडक्ट लिया, लेकिन अभी आपने कहा कि भाई मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मुझे 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं आपका बदला उतारूंगा। तो इसका मतलब है 1 हफ्ते तक, उस पीरियड तक जब तक आप बदला नहीं उतार देते तो हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी आपकी बनी हुई है, आपकी देनदारी बनी हुई है। ठीक है, तो ये होती है लायबिलिटी। चलिए, तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये जो साइड है हमारी, ये वाली साइड जो हमारी है वो लायबिलिटी साइड है। मतलब अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो और बदला बाद में उतारोगे तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कैपिटल के नीचे कि मालिक को कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए लौटाने, 45,000। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन 1। अब अगर आपके टीचर कहते हैं कि आपको ये पूरा लिखना है, पूरी ट्रांजैक्शन को वहां पे लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप यहां पे पूरी ट्रांजैक्शन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपके टीचर कहते कोई बात नहीं सिर्फ नंबर मेंशन कर दो, तो आप T1 ट्रांजैक्शन नंबर 1 करके यहां पे काम कर सकते हैं। फिर आगे बात आती है, ओपनड ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹4,500, यानी यहाँ पे एक बैंक का खाता खोला गया। क्योंकि बिजनेस में बड़े सारे ट्रांजैक्शन होने हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी होने हैं, सभी ट्रांजैक्शन कैश में पॉसिबल नहीं है, और इनकम टैक्स एक्ट मना भी करता है कि आप 10,000 से ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए। तो यहाँ पे हमें बैंक का खाता खोलना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। चलिए जी, तो बैंक अकाउंट खोल रहे हैं हम, और उसमें 4,500 वहाँ पे डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो सोच के देखो होगा क्या, इससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस पर। हमारा जो कैश, हमारे पास जो कैश था वो कम हो जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि हमारा एक एसेट कम होगा और दूसरा एसेट बढ़ जाएगा।
4500 यहाँ से कम हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये होता है माइनस का साइन, ठीक है, तो आप अकाउंट्स में ये साइन यूज कर सकते हैं। तो हमारा कैश होगा 4500 से कम, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक और एसेट क्रिएट हो जाएगा, यानी हमारा बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आपने मान लो कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने लैपटॉप खरीदा, आपने अपना एक एसेट दिया, नहीं कुछ कैश दिया, और आपके पास एक एसेट आ गया, कुछ एसेट चला गया, यानी कैश चला गया और दूसरा एसेट आ गया, यानी क्या हुआ, एसेट कन्वर्ट हुआ है। कैश किस में कन्वर्ट हो गया, लैपटॉप में। तो बिजनेस में भी बिल्कुल हो सकता है। और लायबिलिटी पे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ा, क्योंकि आपने बदला साथ के साथ उतार दिया, जिससे सॉरी, यहाँ पे तो खैर हमने पैसे डिपॉजिट करे हैं तो यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं, हमने कैश उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे ही पहली दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास कैश 45,000 था, 4,500 यहाँ से जा चुका है, तो हमारे पास कितना कैश अभी भी बचा हुआ है, 40,500 का कैश हमारे पास अभी भी है। सर इसका मतलब क्या है, कैश इन हैंड है, इसका पूरा नाम है कैश इन हैंड, जो हमारे पास ऑफिस में कैश है। फिर उसके बाद हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, 4,500। आगे बात करते हैं हम, मालिक का कितना लौटाना है। ये जो साइड है, इधर वाली जो साइड हमने बनाई है वो है लायबिलिटीज, मतलब देनदारियां, हमें देना कितना है, सिर्फ मालिक का देना 45,000। और हमेशा आप ये बात चेक करते हुए चलना कि हमारी जब भी न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे तो ये साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हमेशा मैच करेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो आपको पता भी चलता रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन हो रहा है वो ठीक जा रहा है या नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, क्या है, बोट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी। मेसर सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदे गए 11,200 के। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमने उधार खरीदे या कैश खरीदे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है मेसर सन एंड कंपनी, तो इसका मतलब है ये उधार है, आप इसका मतलब ये लेंगे कि ये उधार है। अगर ये नाम नहीं दिया होता, बस ये लिखा होता बोट गुड्स फॉर ₹11,200, तो इसका मतलब मानते आप कैश, कि कैश में ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके लॉजिक आपको समझ में आते रहेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे 11,200 के गुड्स खरीदे गए। बताओ 11,200 के गुड्स आपके पास आए तो आपका क्या बढ़ा, स्टॉक बढ़ा। गुड्स आने से आपका क्या होगा, जो गोडाउन में स्टॉक है, जो पहले से गुड्स है, उसमें इंक्रीमेंट होगा, मतलब स्टॉक बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। आपको मैंने समझाया था स्टॉक क्या होता है, हमारा एसेट। तो स्टॉक यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 11,200 से। फिर उसके बाद आपके पास गुड्स तो आ गए, क्या आपने बदले में कुछ दिया। मैंने अभी भी बताया, अगर पार्टी का नाम दिया हो तो उसको उधार मानना है, क्योंकि उधार को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा उस पर्सन का नाम चाहिए होता है जिसको उधार बेचा गया। क्लियर है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जब हम एकेडमिक्स प्रॉब्लम है तो हमें इसमें अजम्पशन बेस्ड काम करना होता है। हम पूरे अकाउंट्स में ये मानेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया होगा साफ साफ कैश या क्रेडिट, तो हमें क्या देखना है, पार्टी का नाम है तो उधार, पार्टी का नाम नहीं है तो कैश। क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे उधार हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। उधार का मतलब बाद में पैसे देने हैं। तो बताओ ये पैसे किसको देने हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है। सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर वालों को पैसा देना है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको इसमें बताना पड़ेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि बड़ी सारी होंगी, धीरे धीरे हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी कि हमें किस किस को पैसा देना है। तो हमें क्लियरली मेंशन करना होगा हमें किसको पैसा देना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है 11,200। तो MS एंड कंपनी हमारे क्या है, क्रेडिटर। अब हमारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी रिकॉर्ड हो गई, और हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। न्यू इक्वेशन
हमारे पास अब बताइए कैश कितना है। सर कैश में कोई भी चेंज नहीं है, कैश हमारा अभी भी सेम ही है, हमारे पास बैंक में भी सेम ही बैलेंस है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमारे पास गुड्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। फिर हमें मालिक का कितना देना है, मालिक का 45,000 लौटाना है, और साथ ही साथ हमें क्रेडिटर्स का भी जो है मैसर्स सन एंड कंपनी, उसका भी 11,200 लौटाना है। आप इन दोनों का, दोनों साइड का टोटल करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है। 40,500, 4,500, 11,200, ठीक है, 56,200। इस तरफ का टोटल भी 56,200 है और इस तरफ का टोटल भी 56,200 है। क्लियर है? तो यहाँ तक इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बात समझ में आई? हाँ सर, कुछ बात हमें समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।